Hello friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 2 में कावेरी नदी पर स्थित चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा और जाना कैसे वो इतना महत्वपूर्ण हो गया और 9वीं शताब्दी आते आते उसने अपने आप को बहुत बड़ा एक राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। उसने लोगों के रहने और उनका सामान्य जीवन में भी बहुत बदलाव किया। तो अब हम इसी प्रकार दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि दिल्ली कैसे इतना फेमस हुआ। पहले तो था नहीं, ये तो किन कारणों से दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट हो गया, फिर आज के समय तक ये इतना इम्पोर्टेंट है, यही हम इसमें जानेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और सिलेबस का मैंने वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको हिस्ट्री में लिंक करना इजी हो जाएगा। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दो राजाओं के नाम दिए गए हैं, तोमर और चौहान। तो इन लोगों ने दिल्ली को अपने समय में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र यानी कि एक व्यापारिक केंद्र बना दिया, क्योंकि लोगों को व्यापार करने के लिए इस जगह पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाज़ार जैसे स्थापित कर दिए, व्यापारी आकर रहने लगे, तो इसी कारण ये बहुत फेमस हुआ। दूसरा था कि यहाँ पर समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, ठीक है, बहुत अमीर हुआ करते थे ये लोग, सोने चांदी का व्यापार वगैरह ये सब क्या करते थे। और इन्होंने मंदिरों के निर्माण करवाए, बहुत बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण। आज के समय में लोग देखते हैं दिल्ली में जैन मंदिर, वो उसी टाइम के बने हुए मंदिर होते हैं। और इन्होंने अपने स्वयं दहली बाल नामक सिक्के बनाए, मतलब इनके खुद के सिक्के तो दहली बाल के थे, यानी कि अगर आपको दिल्ली में आकर व्यापार करना है तो आपको इन सिक्कों के माध्यम से ही व्यापार करना है। फिर 13वीं शताब्दी शुरू होता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ ताकि आपको ये शताब्दी सन याद करने में ईजी हो। जब आप कोई शताब्दी पढ़ रहे हो तो उसमें आप हमेशा एक 1 माइनस कर दे। जैसे हमने पढ़ा है अभी 13वीं शताब्दी, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 माइनस इक्वल टू 1200 के बारे में, 1201 से लेकर 1299 के बारे में, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो कि यहाँ पे लिखा हो 1105 लिखा हो, तो ये कौन सी शताब्दी आपको पता करनी है, तो आप इसमें एक प्लस कर दें, ठीक है। 1105 लिखा है, इसमें आपने प्लस किया तो कितना बना, इसमें हमें यहाँ पर इस जगह पर ऐड करना है। प्लस करने का मतलब है कि हम इसको बढ़ाकर बोलेंगे, यानी हम इसको 12वीं शताब्दी बोलेंगे। समझ में आया? हमें इस नंबर में प्लस करना है, पीछे के नंबर में प्लस नहीं करना है। और अगर हम यहाँ पे 11वीं शताब्दी लिखा है और हमें पता करना है, जैसे यहाँ पे 12वीं लिखा है और हमें पता करना है कि कौन सी शताब्दी, तो -1 करो, यानी 11वीं शताब्दी। 1100 के बारे में बात की जा रही है, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होंगी। अब 13वीं शताब्दी यानी 1200 के आसपास शुरुआती समय जो था उसका, वहाँ पर दिल्ली जो शहर है उसकी राजधानी में परिवर्तन हुए। अब ये तोमर चौहान जैसे जो राजा थे उनके हाथ से निकल कर ये अब सुल्तानों के हाथ में, यानी दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर शुरुआत हो गई। सुल्तान मतलब वह लोग जो इस्लाम धर्म को मानते थे और वह भारत के नहीं थे, भारत से बाहर से आए थे और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके राज किया था। उनका ये उर्दू शब्द है सुल्तान और सुल्ताना और सल्तनत, तो हम इन्हीं शब्दों से इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर में भी ऐसे लिखना होता है। तो इन्होंने मतलब जो दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने कई शहरों का निर्माण किया और फाइनली आज का जो शहर है वो टोटल उन शहरों को मिलाकर ही दिल्ली शहर बना है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ सुल्तानों के बारे में। ये देखिए, जो पहले यहाँ पे राजपूत वंश के लोग रहते थे, जो दिल्ली हमारा दिल्ली जो है यहाँ पे सबसे पहले राजपूत वंश के जो लोग रहते थे, तो यानी मैंने वो बताया था ना कि हमें किसके बारे में बात करनी है, आरंभिक 12वीं शताब्दी। तो यानी कि हमें 1101 से लेकर 1199 के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे लिखा है आरंभिक शताब्दी से 1165 तक के बारे में बात करेंगे। तो आरंभिक शताब्दी में तोमर साम्राज्य का बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं टाइम पीरियड रहा है, और उसका जो बहुत फेमस एक राजा रहा है वो था अनंगपाल। इसका जो टाइम है वो 1130 से 45 तक है। फिर आए हमारे चौहान जो 65 के बाद आए, यानी
उन्होंने तोमर को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और उसमें जो बहुत फेमस राजा रहे हैं, जो बहुत शक्तिशाली फेमस रहे, वो हैं पृथ्वीराज चौहान। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 1175 से 1192 है, क्योंकि 1192 में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मोहम्मद गोरी से इनका 2 बार युद्ध हुआ। एक जो 91 में युद्ध हुआ उसमें ये जीत गए, लेकिन जो 92 में युद्ध हुआ उसमें ये हार गए और मोहम्मद गोरी ने इनकी हत्या कर दी। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर इस्लाम जो शासक थे, जो बाहर देशों से आए थे, वो आकर बसने लग गए। जैसे कि यहाँ पे तुर्की शासक के बारे में लिखा गया है। तो ये तुर्की शासक कौन थे? जो लोग तुर्की से आए थे, क्योंकि जिस जगह से आए थे वहाँ पर उनके नाम से इन्हें पहचाना जाने लगा। तो ये लोग करीब 13वीं शताब्दी के शुरुआत में ये आए। और तुर्की शासक के जो बहुत फेमस राजा रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुमिश, रजिया सुल्ताना, गयासुद्दीन बलबन। तो इनका आप टाइम पीरियड देखिए, ज़्यादा नहीं है इनका टाइम पीरियड। वो क्यों कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये सिर्फ 4 साल, मात्र 4 से 5 साल तक ही अपना राज शासन कर पाए। इसी प्रकार इल्तुमिश है, इनका तो करीब 26-27 साल का शासन रहा है, लेकिन रजिया सुल्तान सिर्फ 4 साल का शासन कर पाई। ऐसे ही गयासुद्दीन बलबन है, इन्होंने भी करीब 20-22 साल तक का शासन किया। तो ये चीज़ दिखाती है कि कैसे यहाँ पर मतलब कि जो दिल्ली का जो क्षेत्र है इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि लोग एक दूसरे पर हमला कर करके अपना साम्राज्य बनाना चाह रहे थे, या फिर अपने बच्चों को ये साम्राज्य आगे दे रहे थे। तो इसी जैसे कि यहाँ पे दिखाया दिल्ली में, यहाँ पे है एक इल्तुमिश का मकबरा है। यहाँ पे उसकी समाधि होगी। और बाकी ये पूरा एक किले के रूप में दिखाया गया है। इतना सुंदर सा उस टाइम ऐसे बनाया जाता था कि मकबरे के चारों ओर एक सुंदर सी इमारत बना दी जाती थी, जैसे कि ताजमहल है, मुमताज़ का मकबरा है, उसके चारों ओर सुंदर सी इमारत है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, क्योंकि खिलजी वंश भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो खिलजी वंश है जो उसके जो फेमस जो बहुत ज़्यादा शासक रहे हैं वो है पहला जलाउद्दीन खिलजी, जिनका करीब 6 साल तक, क्योंकि यह 13वीं शताब्दी के आखिर में इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था। तो इनका करीब 6-7 साल का इनका साम्राज्य रहा है। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी, इनका काफ़ी अच्छा साम्राज्य रहा है, लेकिन 20-22 साल का इनका भी साम्राज्य रहा है, ज़्यादा नहीं। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनका 14वीं शताब्दी, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या लिखा है 13, तो हम इसको पढ़ेंगे 14वीं शताब्दी। लिखने में हम जो लिखने वाली शताब्दी पढ़ेंगे 14वीं होगी। तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक में इनका ख़त्म हो चुका था साम्राज्य। उनको हराकर यहाँ पे तुगलक वंश आया और ये करीब टोटल 1 सदी तक भारत पर राज किया इन्होंने, जो उसमें बहुत सारे तुगलक रहे हैं, बहुत सारे शासक रहे हैं तुगलकों के। जैसे गयासुद्दीन तुगलक 4 साल, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस है ये, इनका ठीक ठाक रहा है करीब 20-25 साल का। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने अच्छा शासन किया है, 30-35 साल का शासन इन्होंने किया है। उसके बाद फाइनली हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर और भी कुछ वंश हमें मिला है जो ज़्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन वो आए हैं और इन लोगों को हरा कर अपने आप को उन्होंने साबित किया। जैसे कि है सैयद वंश का खिज खान और लोधी वंश का बहलोल लोधी। तो आज का जो लोधी मकबरा, लोधी हम गार्डन बोल सकते हैं, जो फेमस है वो इसी वंश के निर्माताओं ने बनवाया है। अलाई दरवाज़ा हो गया या फिर और भी कुछ है। तो ये सब चीज़ें हमें मिलती। देखो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा बहुत फेमस है दिल्ली में, वो इनके नाम का है, इनके द्वारा बनवाया गया है। तो अब हमें चीज़ें समझ में आ गई हो कि दिल्ली के शासक कौन है और उनका टाइम पीरियड कैसे बड़ा छोटा रहा है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा लोगों का टाइम पीरियड रहा नहीं है, किसी ने भी 20-22 साल से ज़्यादा का शासन किया नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शासन, अगर हम किसी शासक के वंश की बात करें तो अच्छा खासा रहा है तुगलक वंश का, ठीक है। और करीब 1 सदी के आसपास ही तुर्की वंश का भी। तो चलिए शुरू करते हो। हमने ये तो देख लिया कि दिल्ली साम्राज्य इम्पोर्टेंट कैसे बना। अब हम उसके सुल्तानों के बारे में जान के हमने ये तो देखा ये सुल्तान है, इनका टाइम पीरियड क्या रहा है। अब हम जानेंगे कि इनको जो टाइम पीरियड है ये क्या सच है या झूठ है, हमें इनके तारीख कैसे हम पता कर पाए। तो इनके तारीख पता करने का जो तरीका है वो है कि
एक तो हमें सिक्के, शिलालेख और वास्तुलेख से मिल जाते हैं कि भाई इन्होंने कुछ भवन निर्माण करा है, सिक्के बनवाए। जैसे आज के सिक्कों पर डेट होती है, कई सौ सालों बाद जब इस लोग से देखेंगे तो जानेंगे कि हम 2012 की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, 2015 की बात कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा एग्जैक्ट किस ईयर की बात की जा रही है। तो ऐसे ही हमें इनके बारे में पता लगा। दूसरा है त्वरीख। त्वरीख यानी तारीख बोलते हैं जब ये सिंगल वचन होता है तो तारीख, और जब ये सिंगल एक वचन होता है तो तारीख, और जब ये बहुवचन होता है तो त्वरीख बोला जाता है इसको। तो ये शासकों के प्रशासन की फारसी भाषा, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ पर इस बारे में बात की जा रही है त्वरीख के बारे में, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। जो त्वरीख के लेखक होते थे वो सचिव, प्रकाशक, कवि और दरबारी ये सब भी हो सकते थे, मतलब ऊंचे पदों पर भी हो सकते थे, और कभी कभी कवि जैसे कवि हो गए, इन सब जैसे पदों पर भी होते थे ये लोग। तो इसीलिए हमें इन शासकों के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। इनके और भी काम होते थे, वो ये होते थे कि यह प्रशासन के बारे में लोग, जो राजा है उनको सलाह देते थे कि कैसे प्रशासन चलाया जाए, लोगों को कंट्रोल किया जाए। जो घटनाएं वर्णित होती थी अपनी किताबों में लिखते, तभी तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुई। और या फिर न्याय संगत शासन की बात करते हैं तो इनका इनके जीवन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखने जो पेपर में पूछ जा सकती है कि ये कहाँ रहते थे। तो ये लोग विशेषकर दिल्ली में या नगरों में रहते थे, और मुख्यतः ये दिल्ली में रहते थे। बहुत कम होते थे कि लोग गाँव में रहते थे। और अक्सर हम इनके लिखे हुए लेखों पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते हुए कि ये इनाम पाने के लिए भी तो लिख सकते थे कि राजा की तारीफ करिए, इनाम मिल जाएगा। दूसरा था तीसरा है जन्म सिद्ध अधिकार। इनका मानना था कि हमारी जो समाज व्यवस्था है ना, जो हमारी आदर्श समाज व्यवस्था, वो किस प्रकार होनी चाहिए, वो जन्म सिद्ध अधिकार के प्रति होनी चाहिए और लिंग भेदभाव के प्रति। यानी कि राजा और राजा के जो परिवार होते हैं, सामंत व्यक्ति जो होते हैं, सामंत यानी जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है, वो अपने खुद के टैक्स लगाते हैं और किसानों को काम करवाते हैं, फिर उनके पूरे परिवार को एक बंधुआ मजदूरी के रूप में रख लेते हैं। तो ये सब और या फिर जो पंडित वगैरह जो होते हैं, ये सब जन्म से देंगे, मतलब इन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जन्म से। तो वो इस प्रकार के न्याय की बात करते थे। वह लिंग भेदभाव यानी कि महिलाएं जो हैं उनको शासन व्यवस्था में नहीं आना चाहिए, उनको सिर्फ राजा की पत्नी के रूप में होना चाहिए, ना कि रानी के रूप में। तो ये सब चीज़ें बताई, वो कहते थे, जो कि आज के समय में बहुत बेकार चीज़ है। आज के समय में सभी बराबर होते हैं, और हमारी तो प्रधानमंत्री भी एक महिला रह चुकी है, और हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला रह चुकी हैं, और हमारे बहुत सारे मंत्री भी महिलाएं होती हैं। तो इसका हमें एक उदाहरण मिलता है कि 1236 में जब पहली बार इल्तुमिश की बेटी, ठीक है, क्योंकि इल्तुमिश को लगा कि उनके बेटे अच्छा शासन नहीं चला सकते, तो उन्होंने इल्तुमिश अपनी बेटी को, रजिया सुल्ताना को, सिंहासन पर बिठाया। तो लोग इनका बहुत विरोध करने लगे कि एक वो महिला हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती, हम इनको अपना शासक या राजा नहीं मानेंगे। तो फाइनली उन्होंने जैसे तैसे अपना शासन चलाया, लेकिन 4 साल के अंदर ही इनको गद्दी से हटा दिया गया और इनको मार दिया गया। तो आज हम यहीं पर पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में आपको इसके आगे के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और कमेंट में आपको जो पूछना आप पूछ सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं हमें, आपको सबका लिंक मिल जाएगा, अदर प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको मुझसे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।